कुछ इतिहास से किताबों और पुरानी तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगा। केरल के 2026 के चुनावी नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया और इस सवाल को पहले से कहीं ज्यादा धार देती है कि क्या लाल सलाम का पैकअप हो चुका है या ये गिरावट उनके पतन की तरफ एक बड़ी कड़ी है। क्योंकि कहानी अब सिर्फ केरल की नहीं है, इसके धागे बंगाल और त्रिपुरा तक जाते हैं, जहां पर कभी इनका राज अटूट माना जा रहा है। 34 सालों तक ये बंगाल में रहे, लेकिन आज वहां नेस्तनाबूद हो चुके हैं। एक आखिरी लड़ाई केरल की बची थी, वहां भी कहानी खत्म हो गई। सोशल मीडिया पर लाल सलाम केवल एक हैशटैग बनकर रह गया है, जबकि कभी ये इंकलाब की आवाज हुआ करता था। 2026 के नतीजों के साथ भारत में पहली बार 1967 के बाद कोई भी राज्य कम्युनिस्ट शासन से पूरी तरह मुक्त हो। एक भी राज्य में देश में अब लाल सलाम नहीं। 3 राज्य जहां ये मजबूत थे, बंगाल, त्रिपुरा, केरल, वहां भी शून्य पर थे। और इसीलिए ये सिर्फ हार नहीं, बल्कि आज पूरी विचारधारा के अस्तित्व की लड़ाई है। ये सवाल है कि क्या भारत ने लाल सलाम की विचारधारा को देश ने खारिज कर दिया? क्योंकि फर्क अब सिर्फ सीटों का नहीं है, फर्क पकड़ का है। वही पकड़ जो कभी इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दौर था जब मजदूर से लेकर किसान और आम आदमी की आवाज बनने का दावा इनकी पहचान हुआ करता था, लेकिन आज उनकी जमीन खिसक गई है। सवाल कि क्या वक्त के साथ ये अपने आप को बदल नहीं पाए, या फिर जमीन से जुड़ी राजनीति अब जमीन में ही खो चुकी है। बंगाल में गिरावट है, त्रिपुरा में सफाया है, केरल में झटका लगा है। और इसीलिए सवाल है कि ये संयोग है या संकेत? क्या ये अंत की शुरुआत है या कोई वापसी की गुंजाइश बाकी है? आज इस सच की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे एक समय की सबसे बड़ी ताकत आज इस मोड़ पर आकर खड़ी होती है। आज हम बात करेंगे सिर्फ हार जीत की नहीं, बल्कि चर्चा करेंगे कि जमीन से जुड़ी इस पार्टी को आज ऐसे हालात में क्यों आना पड़ा। हम केरल के पतन, बंगाल के सबक, भ्रष्टाचार के दाग, आर्थिक नाकामी और कैडर के गहरे संकट की बात करेंगे, जिसने लाल झंडे को आज इतिहास के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और चुनाव की इस पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल रखा है। स्कैन भी लगा रखा है, मोबाइल से स्कैन कर लीजिएगा। आप जुड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और हमारे वीडियोस जो हैं वो आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगे। इसलिए इतना साथ आप भी हमारा दीजिएगा। हम भी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो फॉलो करना और थोड़ा बहुत समर्थन देना, इतना हम भी आपसे उम्मीद कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं लाल सलाम की गिरावट को लेकर, क्योंकि केरल के चुनाव में लेफ्ट पार्टी हार गई है, सरकार से बाहर हो गई। असम में ये थे नहीं, तमिलनाडु में ये थे नहीं, बंगाल में लड़ाई केवल ममता बीजेपी की थी, जहां ममता भी हार चुकी है। कभी 34 सालों तक इनका राज था। और यहीं से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब बंगाल में ज्योति बसु का राज पत्थर की लकीर माना था। 34 साल का वो शासन था। सरकार की चाबी हमेशा इनके पास थी। कैडर का अनुशासन ऐसा था कि विपक्ष के लिए वहां पैर रखना मुश्किल था। लेकिन 2011 में जो बदलाव शुरू हुआ उसने देश को चौंका दिया, और वो गिरावट आज भी रुकने का नाम नहीं। 2024 के लोकसभा चुनावों में सीपीआईएम के पास केवल 4 सांसद बचे और 26 आते आते बंगाल, त्रिपुरा में इनकी स्थिति और कमजोर। हालांकि जमीन सुधार जैसे कामों में इनका ऐतिहासिक योगदान रहा और इसने लाखों गरीबों को छत पहचान दी। लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम जैसे मामलों के बाद सब बदल। वहां विकास और किसान हितों के बीच संतुलन बिठाने में यह पार्टी असफल रही, और फिर जनता ने महसूस किया कि जो पार्टी उनके लड़ रही थी उनके खिलाफ खड़ी। आज इन राज्यों में इनका पक्का वोटर दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया, क्योंकि इन्हें वहां सुरक्षा और विकास की नई उम्मीदें नजर आ रही। त्रिपुरा में भी भाजपा की जीत ने साबित किया कि केवल पुराने कार्यकर्ताओं के दम पर आप सालों तक राज नहीं कर सकते। अगर आपके पास युवा कार्यकर्ता नहीं है, नया विजन नहीं है, तो फिर धीरे धीरे आपसे लोग मुंह मोड़ लेंगे, और यही इनके साथ। लेकिन अब केरल में जो हार हुई वो सिर्फ चुनाव की हार नहीं है, ये उस भरोसे की हार है जो दशकों से बना हुआ था, और वही भरोसा आज इनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। केरल के 2026 के चुनाव के नतीजों ने सभी को हिला दिया। यूडीएफ ने 102 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की, उसमें एलडीएफ को केवल 35 सीटों पर समेट कर रखा। अब ये गिरावट इतनी गहरी है कि पिनराई विजयन के 13 मंत्रियों के हाथ, उनकी छवि पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार की जड़ें हिला दी। केरल की सबसे बड़ी समस्या आज उसकी आर्थिक हालत में छिपी, क्योंकि राज्य का कर्ज जो है वो 4 लाख करोड़ के पार जा चुका है। सरकार अपनी कमाई का करीब 20% हिस्सा केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है। केरल में पढ़ाई और सेहत की सुविधाएं तो अच्छी रही, लेकिन वहां नौजवानों के लिए नई नौकरियां पैदा नहीं।
और युवा आज भी खाड़ी देशों में नौकरी करने को मजबूर है, क्योंकि उसके अपने राज्य में नए काम और नए निवेश के मौके नहीं। केरल मुफ्त सुविधाएं देने और कल्याणकारी योजनाओं का मॉडल अब वहां की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगा, और इसी के चलते घाटा काबू से बाहर। महिलाओं और युवाओं में जो नाराजगी दिखी, उसकी बड़ी वजह सबरीमाला का विवाद और वहां की उच्च शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर की कमी दिखाई पड़ी। रही सही कसर भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी। ये भ्रष्टाचार वो दाग लगाया जिसको लेकर लेफ्ट का भी बड़ा मुखर था। अब जनता केवल अच्छी रैंकिंग से खुश नहीं है, क्योंकि जनता को भी जेब में पैसा चाहिए, हाथ में काम चाहिए। और केरल का मॉडल जो है अब वो पुराना हो गया, और वहां के लोगों को भी इन्होंने पुराना कर दिया। अब एक सवाल और भी है कि क्या लेफ्ट भी पुराना हो गया है? क्या कैडर की मौत और लीडरशिप का संकट भी एक बड़ा कारण है? देखिए, लेफ्ट की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासित कैडर यानी कार्यकर्ता है, लेकिन आज वही कार्यकर्ता कमजोरी है। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र लगभग खत्म है। परिवारवाद की झलक दिख रही है, जिसने समर्पित कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ा। जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता अब युवा नहीं रहा, वो बूढ़ा हो गया, और आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया वाली पीढ़ी से कोई जुड़ाव नहीं। आंकड़े कहते हैं कि लेफ्ट के कैडर में 50 साल से ऊपर लोगों का दबदबा बढ़ा है, जबकि 18 से 25 सालों की युवाओं का मोह भंग हुआ। आज भी 1970 के दशक के घिसे फुटे नारे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर लोग क्या इसे चाहते हैं? क्या उस हकीकत से लेफ्ट वाकिफ है या नजरअंदाज कर रही है? देखिए, जब तक बड़े नेता अपनी गलतियों को मानने के बजाय केवल पुरानी थ्योरी पढ़ेंगे, तब तक आम आदमी और पार्टी के बीच दूरी कम नहीं। कार्यकर्ता थके हैं, नए खून पार्टी के पुराने और सख्त ढर्रे से जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां नई सोच के लिए जगह नहीं है। और डिजिटल जनरेशन से डिस्कनेक्ट लेफ्ट का इतना ज्यादा हो गया है कि पार्टी का नैरेटिव आज के युवाओं को किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह लगने लगा। लीडरशिप का संकट केवल चेहरों का नहीं, बल्कि सोच का भी है, जो समय के साथ बदले नहीं। और कन्हैया जैसे नेताओं का दूसरी पार्टी में जाना इस बात का सीधा साधा सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लेफ्ट केवल भारत में खत्म हो रहा है? क्योंकि भारत में तो 1967 के बाद पहली बार ऐसा है कि एक भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं। लेकिन क्या दुनिया में भी लेफ्ट का असर खत्म हो रहा है? देखिए, भारत में लेफ्ट का संकट कोई अकेला नहीं, पूरी दुनिया में पुराने ढर्रे पर वामपंथी पार्टियां जमीन खो रही, बदलाव के दौर से गुजर रही। यूरोप में फ्रांस की सोशलिस्ट पार्टी हो या यूके की लेबर पार्टी, सबने अपने समय के साथ सोच को बदले, मार्केट इकोनॉमी के साथ तालमेल बिठाए। लैटिन अमेरिका में भी बदलाव आए। वहां की पार्टियां पुराने मार्क्सवाद के बजाय नए और व्यवहारिक रूप में सामने आई, जो विकास और कल्याण दोनों की बात करते हैं। चीन और वियतनाम जैसे देशों ने भी अर्थव्यवस्था में बड़े पूंजीवादी सुधार करके खुद को बचाया, जबकि भारत का लेफ्ट जो है वो आज भी पुरानी बातों पर रहता है। आज का भारतीय मध्यम वर्ग मुफ्त की चीजों के बजाय तरक्की के मौकों को अहमियत दे रहा है, निवेश की बात कर रहा है। लेकिन लेफ्ट भारत का पुराने रेडियो की तरह है, जिसकी आवाज आज के दौर के संगीत में सुनाई नहीं पड़ती। जब दुनिया एआई ऑटोमेशन की बात कर रही है, तब भी इनकी रैलियों में पुरानी मिलों हड़तालों के मुद्दे छाए। इस ग्लोबल डिस्कनेक्ट ने युवाओं की नजरों में एक आउटडेटेड सिस्टम बना दिया, और जो विचारधारा दुनिया भर में अपना चोला बदली, भगवान जाने वो यहाँ क्यों नहीं बदल रही है। क्योंकि अटल जी ने कहा था एक जमाने में कि भाजपा और लेफ्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ नए नए लोग आते हैं। भाजपा राज्य दर राज्य जीत रही है और लेफ्ट राज्य दर राज्य खत्म होता जा रहा है। अब सवाल ये, क्या ये अंत है या नए रूप की जरूरत है? देखिए, भले ही चुनाव के हिसाब से आज ये खत्म होते दिख रहे हो, लेकिन इनके पुराने और अच्छे योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के सुधार, शिक्षा, सेहत के क्षेत्र में इनके काम ने भारतीय समाज के आधार को मजबूती दी थी। आज भले ही ये चुनाव हार रहे हो, लेकिन पर्यावरण, बराबरी, मजदूरों के हक, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर इनकी आवाज समाज के लिए जरूरी है। ये अब सीधे चुनाव के मैदान से हटकर एनजीओ और यूनिवर्सिटी के विरोध प्रदर्शन में ज्यादा दिख रहे हैं, जो दिखाता है कि इनकी ऊर्जा केंद्र बदला है। राजनीति में हार जीत आती जाती है, लेकिन विचार जल्दी नहीं मरते और रूप बदलते हैं। केरल के नतीजों ने साफ किया कि पुराने नारों के दिन खत्म हुए, जनता काम पर वोट देती है। अगर इन्हें फिर से वापसी करनी है तो कुछ बड़े और कड़े फैसले, आर्थिक व्यवहारिकता को अपनाना, इन्हें केवल पैसा बांटने के बजाय संपत्ति बनाना और नया निवेश लाना सीखना। साथ ही भारतीय समाज की संस्कृति और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए देश की जड़ों से जुड़ना होगा। हिंदू मूल्यों को सिरे से खारिज करने की गलती छोड़नी होगी। इन्हें एक नया डिजिटल कैडर तैयार करना होगा, जो आज के युवाओं की भाषा बोले और सोशल मीडिया पर अपनी बात मजबूती से रखे। आज का नतीजा एक चेतावनी है। लाल झंडा म्यूजियम में जा सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय का सवाल हमेशा रहेगा। सवाल बस इतना है, क्या लेफ्ट खुद को बदलेगा, नया रूप दे पाएगा? देखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और आज की राजनीति बहुत आगे बढ़ गई है। सवाल यह है कि इस राजनीति में, इस दौड़ में क्या ये फिर से शामिल होंगे? जवाब शायद आने वाले वक्त पे है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर एक अंत में सवाल छोड़ जाते हैं, क्या लेफ्ट की सबसे बड़ी दुश्मन विरोधी पार्टियां थी, या आपको लगता है उनकी अपनी जिद,
जो उनके नए लड़कों को दूसरी जगह भेजती रही और उन्हें बदलने से रोके? सोचिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और जाने